Good evening, student. In previous video, we discussed about the integration theory of Riemann. So here we are going to discuss about the application of the Riemann integral. In previous video, one student asked me, why are you select a bounded function in bounded interval, and why are you taking a bounded interval? It's a nice question. तो हमारा मैन मोटिव यहीं पे रीमन साहब महाशय का मैन मोटिव यही था कि जो हमारा इंटरवल होगा वो बाउंडेड होगा। उस बाउंडेड इंटरवल में ही हम क्या होंगे, जब बाउंडेड इंटरवल होगा तो फंक्शन उसके अंदर बाउंडेड ऑलवेज हो जाएगा। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो हमारा रीमन इंटीग्रल पे वो एप्लीकेबल ही नहीं था। तो मैन मोटिव हमारा क्या था रीमन इंटीग्रल में? अगर रीमन इंटीग्रल देख लें या फिर नॉर्मल इंटीग्रल जैसे जो हमने 12th में पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रल देख लें, तो इनका मैन मोटिव क्या था? मैन मोटिव हमारा यही होता है टू फाइंड आउट द एरिया। चलिए, जो आपकी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को मैं ज्योमेट्रिकल बताने की कोशिश करता हूँ। अगर सपोज करो फंक्शन के डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट नहीं करा, मैंने बाउंडेड नहीं ली, तो क्या हो जाएगा? ये देखें, मेरा कोई फंक्शन है, जो फंक्शन आर पे डिफाइंड है, आर से लेकर आर पॉजिटिव तक जा रहा है, सच दैट वो फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स इजिकल टू ई रेस टू द पावर एक्स। ओके, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ क्या जाएगा? इसका ग्राफ क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका ग्राफ तो ये आएगा। तो इस फंक्शन का और एक्सिस के बीच और फंक्शन के बीच में कहीं बाउंडेड रीजन मिला? आई होप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपको इन एक्सिस के और फंक्शन के बीच में कोई बाउंडेड रीजन मिला। जब आपको एक्सेस और बाउंडेड के बीच में रीजन ही नहीं मिला तो रीमन इंटीग्रल कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? तो ये डेफिनेट इंटीग्रल भी नहीं होगा, हम इसका एरिया ही फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारा मैन मोटिव फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रल ए टू बी। फाइंड आउट करने का तरीका क्या? उसको एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या होगा? हमें इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसके डोमेन मैंने रेस्ट्रिक्ट यानी कि एक इंटरवल ले ली, तो इंटरवल अगर मैंने 1 से लेकर 2 लेऊंगा, सपोज करो 0 to 1 है, 0 to 2, तब क्या देखा मैंने? अगर फंक्शन एक्चुअली मैंने इफ पुट x इजिकल टू 0 इन फंक्शन, सो ई रेस टू पावर 0 1, तो हमें क्या मिला? रेंज कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन x की वैल्यू डालने पर भैया यहां पर कट करेगा। अब मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं तो ई स्क्वायर मिलेगा। ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 समथिंग आई थिंक इतनी होती है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 समथिंग। तो इसका ग्राफ क्या है? सपोज करो यहाँ पे कट कर रहा है, तो 0 डालने पर और 1 डालने पर हमें मैक्सिमम और सुप्रीम इन्फिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा, फंक्शन का ग्राफ जो जाएगा, वो फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर बाउंड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? 0 और 2 के बीच में फंक्शन बाउंड हो गया। जब फंक्शन बाउंड हो गया तब मैं क्या कर सकता हूं? जब मैं फंक्शन बाउंड हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हमारे पास इस टाइप की कोई सा भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जो इर्रेगुलर शेप और इर्रेगुलर ग्राफ का या इर्रेगुलर बॉडी का एरिया फाइंड आउट कर सके। तो ये इर्रेगुलर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 0 और 2 के बीच में हम क्या करते थे? पार्टीशन करेंगे। इसका एक पार्टीशन ये हो गया, ये हो गया, ये सारे बहुत सारे हमने पार्टीशन करे। फिर हमने एक रेक्टेंगल बनाए, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो हम रेक्टेंगल में क्या कर रहे हैं? इस रेक्टेंगल में सुप्रीम वैल्यू ये देगा, इस रेक्टेंगल के अंदर सुप्रीम वैल्यू ये देगा, इस रेक्टेंगल, तो इस लास्ट वाले रेक्टेंगल में सुप्रीम वैल्यू कौन सा देगा? ये आने वाली है। तो हम क्या करते थे? सुप्रीमम यानी कि यूपीएफ एलपीएफ तो निकालते थे। अब आई होप आप समझ में आ गया होगा कि हमने फंक्शन को हमने इंटरवल बाउंडेड क्यों लिया था। बाउंडेड लिया था तो फंक्शन बाउंडेड क्यों होना चाहिए था, बस यही थोड़ा सा बेसिक था। अब हम प्रॉब्लम अब जो हमारी यहाँ पर हमने 2 प्रॉब्लम लिख रखी हैं, इन प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। दोनों प्रॉब्लम अच्छी हैं। एलटी का एग्जाम आने वाला है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो एलटी में तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जब जीआईसी और आश्रम में 2 बार, जीआईसी 2021, आश्रम 2021 में क्वेश्चन रिपीट मारा है, तो रीमन इंटीग्रल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उससे अपर इंटीग्रल और रीमन इंटीग्रल निकलवाता हूँ और कुछ नहीं। तो ये जीआईसी नेट और आश्रम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेट में तो 2011 में पूछा था, रिसेंटली नहीं पूछा गया। हमारा कोई फंक्शन है रेशनल और रेशनल पर डिफाइन है। जब मैंने कहा आपसे कि जो कोई फंक्शन रेशनल और रेशनल पर डिफाइन होता है तो वो फंक्शन कभी रीमन तो हो नहीं सकता। तो ये रीमन इंटीग्रल तो है नहीं, तो रीमन नहीं है, तो उसने क्या बोल दिया? अपर रीमन इंटीग्रल फाइंड आउट कीजिए। तो हमारा मोटिव क्या था? इंटरवल को ब्रेक करना। तो कभी कभी तो क्या होता है, ग्राफिकल अप्रोच से भी इंटरवल ब्रेक हो जाता। हम ग्राफिकल अप्रोच ही देखने वाले हैं, तो हम इस क्या करेंगे? सबसे पहले
एक्स और एक्स हमारा फंक्शन का ग्राफ, हमें फंक्शन बनाना, फंक्शन दो जगह ब्रेक हुआ है, रेशनल और इरेशनल का। तो फंक्शन के दो ग्राफ आने वाले, एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शन का ग्राफ किस टाइप से बनेगा। ये हमारे एक्सेस हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो हमने क्या देखा, आइडेंटिटी फंक्शन देखा। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा ये जाएगा, यानी कि बाई वन इजिकल टू कितना, एक्स। फिर हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये जाएगा, तो ये बाई 2 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा सिर्फ इधर ही ग्राफ शिफ्ट क्यों हो रहा है, इधर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी डोमेन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि मैं पॉजिटिव डोमेन को डिफाइन कर रहा हूँ। ये मेरा जो इंटरवल है पॉजिटिव है 2 तक, 0 और 2 के बीच में। तो मैंने इसलिए, वैसे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, मगर हमारी डोमेन क्या, 0 to 2 इंटरवल है डोमेन, तो पॉजिटिव की बात की तो पॉजिटिव पार्ट ले लेंगे हम इसका। ऐसे ही हमने आइडेंटिटी के साथ किया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा मिला 1,0। तो ये 0 to 2 हमारा क्या था, इंटरवल था, इसके बीच में 1,0 मिल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे है ये आपको पता होगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर इजिकल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इजिकल टू 0, तो एक्स इजिकल टू व्हाट, 0 और 1 इंटरसेक्शन में। इसका मतलब ये फंक्शन थ्रू आउट डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0 और 1 को छोड़कर। 0 पर फंक्शन क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड अप्रोच राइट हैंड अप्रोच इक्वल होगी, यहाँ पर भी फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड अप्रोच राइट हैंड अप्रोच क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 और 1 पे, और एक्सेप्ट सब पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी। तो इसके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, आप ये भी कह सकते हैं इसके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए ये फंक्शन रीमेन इंटीग्रेबल नहीं होगा। वो फंक्शन रीमेन इंटीग्रेबल हो जाते हैं जिनके पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा इंटरवल ब्रेक हो गया। एक इंटरवल कितना आया, 1, 0, 2 और 1 के भी एक इंटरवल हमारा ये ब्रेक हुआ, और एक इंटरवल कितना हो गया, ग्राफिकल अप्रोच से हमने ब्रेक किया, तो एक इंटरवल आ गया हमारा 1 से 2। अब बताएंगे इस इंटरवल में I1 इंटरवल यानी 0 और 1 के बीच में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन, फंक्शन का सुप्रीमम कौन, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन देने वाला है, यानी कि सुप्रीमम कौन होगा इस इंटरवल में, 0 और 1 के बीच में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू जो होगा एक्स का ग्राफ देगा, क्योंकि एक्स का ग्राफ एक्स स्क्वायर से अबव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 कितना आ गया, सुप्रीमम वैल्यू कितनी कौन देगा, x देगा, इन्फीमम वैल्यू कितना देगा, एक्स स्क्वायर देगा। सिमिलरली I2 में हमने देखा, I2 के बीच में क्या हो गया, एक्स से अबव कौन है, एक्स स्क्वायर, तो m1 कौन देगा, मैक्सिमम सुप्रीमम वैल्यू कौन देने वाला है इस इंटरवल में, एक्स स्क्वायर देगा, और इन्फीमम वैल्यू कौन देने वाला है, इन्फीमम वैल्यू जो देने वाला है वो कौन देगा, आइडेंटिटी फंक्शन देगा x। हमें क्या मेन मोटिव हमारा क्या, अपर रीमन इंटीग्रल निकालना है। तो अपर रीमन इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या होता है, अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल क्या, मैंने कहा था कि आप इंटरवल कर लीजिए, इंटरवल को ब्रेक किया ना, ये और ये इंटरवल ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो रेक्टेंगल फ्रेम आउट होगा उसका एरिया प्लस यहाँ पे जो रेक्टेंगल फ्रेम आउट होगा उसका एरिया। रेक्टेंगल कैसे फ्रेम आउट होगा, यहाँ से देखो ये रेक्टेंगल फ्रेम आउट हो गया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालते हैं, इसकी सुप्रीमम वैल्यू कौन देगा, m1 देखेगा यहाँ पर, और इसकी लेंथ कितनी है इस इंटरवल की, डेल्टा x1। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, m1 इंटू डेल्टा x1। सिमिलरली इस टाइप से हम कर देंगे। तो हमने क्या देखा, अपर रीमन इंटीग्रल क्या होगा, समेशन m1 डेल्टा x1 प्लस समेशन m2 डेल्टा x2। ये एरिया हमने निकाल दिया। तो अपर रीमन इंटीग्रल निकालने के लिए करेंगे, तो इस इंटरवल का एरिया किसके बीच में आया, ये एरिया किसके बीच में आया, 0 to 1 के बीच में। m1 सुप्रीम वैल्यू कौन देगा, x1 इंटू dx प्लस ये एरिया किसके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में। तो हमारी लिमिट क्या जाएगी, 1 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको थ्रो हम फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करके देख लेंगे कितनी वैल्यू निकल के आने वाली है। तो लिमिट अप्लाई जब हमने करी तो कितनी वैल्यू निकल के आई है इसकी, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, 1 लगाएंगे 1/2 माइनस के 0 प्लस 1/3 माइनस 1 से 2, सो 1 माइनस इसकी लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2/3 अपॉन 3 माइनस 1/3/3। तो इसका सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 प्लस 2 8/3 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ये 6, 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 माइनस 2,
16 3 19 19 -2 17/6 ये हमारा अपर रीमन इंटीग्रल निकाला। ये हमारा अपर रीमन इंटीग्रल आ गया। तो अब ऐसे हम क्या सिमिलरली क्या निकालेंगे, लोअर रीमन इंटीग्रल निकालेंगे। आंसर तो हमारा यही है। हम लोअर रीमन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, लोअर रीमन इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ पर रिप्लेस पास क्या m1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे लोअर रीमन इंटीग्रल, m1 की जगह स्मॉल m1, m2 की जगह स्मॉल m2। इसका स्मॉल m1 कितना x, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल दोनों इक्वल नहीं निकल गए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन रीमन इंटीग्रल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, 2016 जून में पूछी गई, नेट की प्रॉब्लम है ये। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें भी एक क्वेश्चन दिखा है कि डिफाइन अ फंक्शन f इन अ क्लोज इंटरवल 0 to 1। फंक्शन क्या हमारा एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन रेशनल पे है तो एक्स स्क्वायर है, फंक्शन हमारा रेशनल पे है तो हमारा एक्स क्यूब है। तो वो बोल रहा है ये फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रल नहीं है। तो आपको तो पता चल गया जो फंक्शन रेशनल और इरेशनल पर डिफाइन होते हैं डिरिचलेट टाइप के फंक्शन, वो हमारा क्या होगा, रीमन इंटीग्रल तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन तो हमारा ठीक हुआ, मोर देन वन करेक्ट आंसर है, एमसीक्यूज में आता है। फिर बोला अगर फंक्शन रीमन, बोला बी ऑप्शन है हमारा फंक्शन रीमन इंटीग्रल है, रीमन इंटीग्रल है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी है 1/3। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्काउंट वैसे ही हो गया, रीमन इंटीग्रल हो नहीं सकता, और ये अभी डिस्काउंट हो गया, रीमन इंटीग्रल हो नहीं सकता। अब हम इस पर चेक करके देख रहे हैं कि उसके लोअर रीमन इंटीग्रल, इसका लोअर रीमन इंटीग्रल लेस देन है अपर रीमन इंटीग्रल से। तो कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने का तरीका क्या, आप डायरेक्टली क्या काम करेंगे, आप ये देखिए 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कौन ग्रेटर है, ये 0, ये फंक्शन ग्रेटर आएगा। क्यों, एक्स की वैल्यू उठाइए 0 और 1 के बीच में आप फंक्शन क्या उठाएंगे 1/2। तो आपने क्या देखा, ये हो जाएगा 1/4 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1/8। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम सुप्रीमम वैल्यू देने वाला, और एक्स क्यूब हमारा क्या होगा इन्फीमम वैल्यू देने वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m जो हमारा बनेगा सुप्रीम वैल्यू कौन देने वाला, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, और इन्फीमम वैल्यू जो देगा हमारा कौन देगा एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना, लोअर रीमन इंटीग्रल निकालना। लोअर रीमन इंटीग्रल कैसे निकलता है, 0 to 1 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो कितना आ जाएगा हमारा 0 to 1 एफ, कितना वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्यू सॉरी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो कितना आ जाएगा x⁴/4 0 to 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 0, तो 1/4 आ गया। तो लोअर रीमन इंटीग्रल तो 1/4, ठीक है बात सही है। अब अपर रीमन इंटीग्रल निकालेंगे। अपर रीमन इंटीग्रल जब निकाला तो हमने कितना देखा, हमें अपर रीमन इंटीग्रल 0 to 1 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जब कैसे निकाला तो कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x3/3। तो इंटरवल लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1 तो कितना आ जाएगा 1/3। तो हमने देखा, अब आपको तो पता ही है ये 1 क्या हमारा लेस देन है, 1 लेस देन किससे 1/3। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। और नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस, ये इसमें पूछा गया है कि कोई फंक्शन हमारा इस टाइप से डिफाइन है। फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1/2 n प्लस के 1 1/2 n। इस इंटरवल में अगर x की वैल्यू कुछ आ रही है, अगर x को इस इंटरवल में से उठाया जाता है तो वैल्यू हमें मिलती है 1/2 रेस्ट टू द पावर n। अदरवाइज उसकी वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक। तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है 0 to 1 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर कुछ भी ये पता नहीं चल रहा है ये फंक्शन रीमन इंटीग्रल, कुछ अपर रीमन इंटीग्रल, लोअर रीमन इंटीग्रल, या रीमन का कोई डिस्कस ही नहीं करा, कोई रीमन की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो ये हमारे लिए अंडरस्टूड है कि इस फंक्शन के पास जो है, ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जब इस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, तो वो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है रीमन इंटीग्रेबल होता है। वो हमको कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा उस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेंगे। एन कैसे डिफाइन कर लेंगे, एन की वैल्यू को वेरी करा देंगे। एन की वैल्यू वेरी कराई उन्होंने 0 1 2 2। तो हम इसी टाइप से जो ये हमारा फंक्शन दे रखा है इसमें एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड वेरी करके देखेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि उसके पास जो है नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट निकल के आ रही होंगी। अगर किसी फंक्शन के पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आती है और उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता तो वो फंक्शन क्या होता है रीमन इंटीग्रल होता है। क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई सी भी टर्मिनोलॉजी रीमन इंटीग्रल की डिफाइन नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन रीमन इंटीग्रल का नहीं है। मगर फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे, फंक्शन को हम वेरी करेंगे, जब एन की वैल्यू वेरी करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पर नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ रही है, निकल के फाइनाइट आ रही है, उसका एक लिमिट पॉइंट आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा, देखिए एफ एक्स मैंने डिफाइन कर दिया फंक्शन, एन की वैल्यू क्या है 1,
अगर मैं n की वैल्यू कितनी ले लूँ, यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 0, इसका मतलब 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं आपकी वैल्यू 1 लगता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फिर मैंने n की वैल्यू कितनी लगी 3, तो ये मिला। तो एंड सो ऑन जब मैं चलता रहूँगा तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देख लेंगे आप, तो वैल्यू पुट करके ये वैल्यू निकल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिली 1/2, टर्निंग पॉइंट तो यही आ रहा है, एक टर्निंग पॉइंट ये आया, जो यहाँ पर होगा वो इसका एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो यहाँ पर होगा वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब एंड सो ऑन, तो एक टर्निंग पॉइंट हमारा ये होगा, लास्ट में एक टर्निंग पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू तो फाइनाइट है, n की वैल्यू टर्निंग पॉइंट तो क्या हमारी लिमिट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आ रही है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n। अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी होता है तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 0। तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई। जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट जब एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फंक्शन रीमन इंटीग्रल तो हो जाएगा। तो तभी तो उसने बोला है 0 to 1 fx into dx की वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या काम करा, अब ये इंटरवल जो था, ये इंटरवल एक्चुअली ये इंटरवल को हम वेरी कर सकते हैं, n की वैल्यू डिफरेंट n की वैल्यू लगाएंगे तो डिफरेंट इंटरवल मिलते रहेंगे। पहला इंटरवल हमारा ये मिला, दूसरा इंटरवल ये मिला, तीसरा इंटरवल ये मिला, फोर्थ इंटरवल ये। पहले इंटरवल की वैल्यू इतनी मिल रही, दूसरे की इतनी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0 to 1 fx into dx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने के बाद 1/2 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। पहले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया रीमन इंटीग्रल से, फिर इसकी वैल्यू कितनी लगाई 1/2 स्क्वायर और 1/2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1/2 क्यों में 1/2 रेज़ टू द पावर 3 और 1/2 रेज़ टू द पावर 2 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1/2 स्क्वायर इंटू dx एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट फंक्शन है 1 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x। तो इसका मतलब x डायरेक्टली कर रहा हूँ, x है, x में फिर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, इसका कितना 1/2 बाहर आ जाएगा, dx का x इंटीग्रेशन तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। इस सिमिलरली इस टाइप से कांस्टेंट है 1/2 स्क्वायर बाहर हो जाएगा, dx का कितना हो जाएगा x अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट एंड सो ऑन इस टाइप से चलता रहेगा। हमने कुछ नहीं करा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया 1/2 1 माइनस के 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ से भी 1/2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, एंड यहाँ से 1/2n कॉमन लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/2, इनको सबको ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो 1/2 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक जीपी बन रही है, nth टर्म की जीपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/2 है और rth टर्म कितनी है उसकी 1/2 स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म कितनी है उसकी, फर्स्ट टर्म हमारी 1/2 है और rth टर्म कितनी है 1/2 क्यू अपॉन 1/2। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 1/2 स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी rth टर्म निकल कर गई। rth टर्म निकालने का, अब nth टर्म अगर जीपी है उसकी nth टर्म है तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस के r। वैल्यू लगा दी यहाँ पर, सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे, 1/2 तो एक ही वैल्यू हो जाएगी, सिंप्लीफाई करा तो इसकी वैल्यू को 2/3। तो इसका मतलब आंसर इसका कितना आएगा 2/3, सिंगल करेक्ट आंसर था ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन तो और अच्छा है, उसमें रीमन इंटीग्रल कुछ नहीं पूछा, उसने कहा कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रल है। जब कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रल है और रीमन इंटीग्रल की वैल्यू भी दे रखी है, बट उस फंक्शन को उसने जो फंक्शन डिफाइन करा उस डिफाइन में एक फंक्शन अननोन दे रखा है, एक वेरिएबल है जिसका नाम c है, उसकी अननोन एक कांस्टेंट है जिसका नाम c है, वो अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सब कुछ दे रखा। कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम भी पूछ लेता, लेट्स सी इज अ फिक्स पॉइंट इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, अ फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल से लेकर r तक fx किसका, अगर x की वैल्यू 0 to c के बीच में लाई करती है तो फंक्शन हमारा c है, x लाई बिटवीन c और 1 तो फंक्शन कितना 2c। तो बोला देन द वैल्यू ऑफ c। तो आप इसको कैसे करते हैं, आप इसको ऑप्शन के तरीके से भी डिस्कार्ड करके देख सकते हैं। डिस्कार्ड का मतलब ऑप्शन की वैल्यू लगा के देख सकते हैं। मैं आपको 1/4 लगा के देख रहा हूँ, आंसर इसका 1/4 है। तो आप जो यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, मुझको क्या चाहिए, अगर मैंने c की वैल्यू चूज करी, मैंने सेलेक्ट करी, अगर मैंने c की वैल्यू कितनी सेलेक्ट करी 1/4, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल तो मुझे किसका निकालना है, इंटीग्रल की वैल्यू तो निकालनी है 0 to 1 fx into dx। ये हमने c सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं अगर c की वैल्यू ये आ रही है तो इसका मतलब इसका वैल्यू इसमें लगाने के बाद उसका जो इंटीग्रल आएगा वो ये 7/16 निकल कर आना चाहिए।
चेक करके देखते हैं। 0 to 1 हमने देखा, लिमिट ब्रेक हुई 0 to c यानी कि 1/4 के बीच में, तो आ जाएगा 0 से 1/4 के बीच में। इसकी वैल्यू कितनी है c, तो c का मतलब हो गया 1/4 इंटू dx प्लस c और 1 के बीच में, तो c की वैल्यू हमने सेलेक्ट करी है 1/4 इंटू 1, फंक्शन कितना है 2c, c का मतलब कितना है 1/4, तो 2 2 जा 4, कितना आ गया यहाँ पे 0 to 1/4, 1/4 हमारा बाहर आ जाए, इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता चल गया, इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/4 ऐसे रहेगा, dx का इंटीग्रेशन कितना का x, तो कितना होने वाला है x इंटू 0 to 1/4 प्लस 1/2 बाहर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई x, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1 और 1/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा 1/4 इंटू 1/4 माइनस 0 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/4, सिंप्लीफाई करके देखा 1/16 आ गया प्लस 3/8, इसको हमने और सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेकर 16 आ गया, 16 1 जा 16 प्लस 1 8 2 जा 16, तो 3 2 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 7/16 आंसर आ गया। तो इसका मतलब हम वैल्यू जो c की वैल्यू सेलेक्ट हमारी सही हुई है 1/4, उसी से तो हमारा इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई 7/16, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी c की वैल्यू 1/4 होगी। अब क्या करना आपको, तो ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता रखा, आप c की वैल्यू आप 1/2 सेलेक्ट करके देखना, अगर मोर देन करेक्ट आंसर होता तो c की वैल्यू सिंगल करेक्ट में तो फाइंड कांस्टेंट की वैल्यू एक ही निकल के आएगी, तो c की वैल्यू 1/2 रख के देखेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इट वाज आस्क्ड दिसंबर 2016 जून, CSIR नेट मल्टीपल में था। ये भी प्रॉब्लम क्या है हमारी रीमन इंटीग्रल पे ही बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो ये बताइए ये कौन सा फंक्शन होता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर फंक्शन भी होता है और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो लेट इंडिकेटर फंक्शन डिनोट द फंक्शन विच, ये फंक्शन जो होगा इसकी वैल्यू 1 होगी अगर ये वैल्यू 1 देगा इफ x बिलोंग्स टू सम इंटरवल, x डजंट बिलोंग्स टू a, तो वैल्यू ये 0 देगा। इस फंक्शन को बना के देखेंगे। फिर कंसीडर कराइए हमारा फंक्शन है f(x) इजिकल टू समेशन n रनिंग 1 to 200 काई इंटरवल 0 to 0 n/200 x। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रल है, लिबेग इंटीग्रल है, इस कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल 0 और 1, ये इज अ मोनोटोनिक फंक्शन है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले सिर्फ इस फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं, खोल दे देना, ओपन कर देना, n की वैल्यू जो n दे रखा है उसको थोड़ा सा वेरी कर देना, n की वैल्यू 1 2 3 निकल गए तो आपको वहां से सब इंटरवल मिल जाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक थ्योरम है या डायरेक्टली रिजल्ट भी बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, तो वो फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रल होता है। तो ये फंक्शन देखने में डिसकंटिन्यूटी रखता है। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है तो ये हमारा कंटिन्यूस तो होगा नहीं। जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी रखता है एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये फंक्शन रीमन होगा, और ये रीमेन होगा तो एक फॉरवर्ड रिजल्ट होता है, कोई फंक्शन रीमेन होता है तो वो लीबेग होता है। तो ये दो ऑप्शन तो हमें पता चल ही जाएंगे। थर्ड वाले की बात हम बात करेंगे। हमको आपको पहले ही ऑलरेडी पता है कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक होता है वो भी क्या होता है, हमारा ऑलवेज फंक्शन क्या होता है, वो रीमन होता है। तो ये तो डायरेक्टली रिजल्ट से भी देख सकते हैं, ये इसको ओपन करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो हमारा इंडिकेटर फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, इफ x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a तो वैल्यू हमारी 1 है, x डजंट बिलोंग्स टू a तो वैल्यू हमारी 0 है। ये फंक्शन हमारा दे रखा है, इसको हमने ये इंटरवल के पार्टीशन करे। 0 पार्टीशन कैसे करना है, n की जगह 1 लगाता जाऊंगा, ये हमारा इंटरवल है ना, इसकी जगह n इजिकल टू 1 लगाया तो 0 1/200, n की जगह 2 लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2/200, सॉरी n की जगह 3 लगाऊंगा तो इस टाइप से हमारे पार्टीशन आ जाएंगे निकल गए। तो पार्टीशन मैंने देखा, यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे पार्टीशन जब आ गए तो मैंने देखा ये वाला इंटरवल, ये जो इंटरवल है ये इस इंटरवल में सारी की सारी वैल्यू लाई हो जाएंगी। तो फंक्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूं 1/6 × 1,
इसी इंटरवल के अंदर ये वैल्यू लाई होंगे तो 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 × 1, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 × 1। इसको खोल दिया, कौन सा इंटरवल उठाया, ये वाला इंटरवल उठाया हमने, ये वाला इंटरवल। तो इस इंटरवल के अंदर तो सारी वैल्यू हो जाएंगी। फिर F2 जब मैंने ये वाला इंटरवल उठाया तो ये वाला इंटरवल पूरी तरीके से इसके अंदर कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये इंटरवल इसके अंदर कंटेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कंटेंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। इसके अंदर तो वैल्यू कंटेंट है, ये इंटरवल लिया तो इसके अंदर तो वैल्यू कंटेंट हो रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यही तो हमारा फंक्शन है n = 1/x इंटू कितना, यहाँ पे वैल्यू छूट गई है, यहाँ पर है इंटू 1/n रेस्ट टू द पावर 6। इसी तरह से सिमिलरली हमने इसका क्या F3 निकाला, ये वाला इंटरवल लिया, इस इंटरवल के अंदर क्या होगा, ये वाली टर्म इसके अंदर कंटेंट नहीं होगी, ये कंटेंट नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 1/3 रेस्ट टू द पावर 6। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे, n की जगह 3 लगा दूं तो 1/3 रेस्ट टू द पावर 6, कंटेंट हो रही है वैल्यू तो 1, आगे वाले में तो ये कंटेंट होती रहेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंड सो ऑन। इस टाइप से में एफ लास्ट वाली टर्म कितनी निकल के आएगी, एंड सो ऑन चलते रहेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के वाली आने वाली है, इसकी वैल्यू आएगी लास्ट टर्म जो आएगी हमारी 1/200 रेस्ट टू द पावर 6। अगर x की वैल्यू क्या होगी, 1/99/200 लेस देन x लेस देन 1, तो लास्ट वैल्यू ये दे रखी होगी। तो इस फंक्शन को सिर्फ मैंने ओपन किया है इंटरवल के अंदर, इंटरवल में देखा तो इस फंक्शन से कंबाइन करके मैंने नया फंक्शन बना लिया। मैंने देखा था इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है, तो मैंने वहां पर नोट कर दिया। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की ये वैल्यू निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर नोट कर दिया। इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू निकल कर आ रही है, तो इस टाइप से मैंने एक फंक्शन ओपन कर दिया। जो ये फंक्शन कंबाइन था, ये इसको मैंने ओपन करा। तो ओपन करने पे मैंने ये देखा, ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूटी तो रखता है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कहाँ रख रहा है, कौन से पॉइंट पर रख रहा है, इन पॉइंटों पर फंक्शन क्या रख रहा है, डिसकंटिन्यूटी रखता है। इन पॉइंटों पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। अगर ये इन पॉइंटों पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी रखता है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी किन पॉइंटों पर रखता है, डिसकंटिन्यूटी रखता है किन पॉइंट है हमारे 1/200, 2/200, 3/200 एंड सो ऑन 1/99/200। इन पॉइंटों पर हमारी क्या रख रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हमारे फाइनाइट है, ये तो हमारे फाइनाइट आ रहे हैं। जब ये हमारे फाइनाइट आ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वहां पर फंक्शन क्या है, वो पॉइंट्स क्या फाइनाइट है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है थ्योरम है कि कोई फंक्शन के अगर किसी फंक्शन के पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट होती है और उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, तो वो फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रल हो जाता है। रीमन इंटीग्रल तो ये होगा, जब ये रीमन होगा तो लिवेक भी होगा। तो हमने यहां से क्या देखा, फंक्शन यहां से हमने देखा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। ओपन करा तो ये वाली टर्म आ रही है, इस इंटरवल में सारी टर्म कंटेंट हो गई। ये वाला इंटरवल हुआ तो यहाँ पे 1/1 रेस्ट टू द पावर 6 की टर्म्स गायब है, इसमें 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 की टर्म्स गायब है, क्योंकि इंटरवल हमारे इसके अंदर कंटेंट नहीं हो रहा है। हम तो ये फॉरवर्ड वाले इंटरवल लेते रहेंगे, ये इंटरवल लेते रहेंगे, तो ये वाला इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। तो लास्ट में ये वाली टर्म बचेगी हमारी सिर्फ। तो इससे ये क्या पता चला, ये फंक्शन मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। जब ये मेरा फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया तो फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन रीमन इंटीग्रल है। तो जो फंक्शन मोनोटोनिक होते हैं वो फंक्शन रीमन इंटीग्रल होते हैं। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं क्लोज बाउंडेड इंटरवल में, वो हमारे रीमन इंटीग्रल होते हैं। जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रीमन इंटीग्रल है या नहीं है। फिर एक बात यह कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो क्या वो फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रल होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने इस पर डिस्कस कर रखा है कि मे और मे नॉट। अच्छा, इस पे जो रिजल्ट है अभी जो हमने उसको क्वेश्चन सोल्व करा, इस पे तो देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रल हो गया। रीमन इंटीग्रल है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, लिवेग होगा।
लिवेग होगा तो रीमन है तो इसका मतलब कंटिन्यूस भी मोनोटोनिक भी होगा, मगर फंक्शन हमारा क्या है, डिस्कंटिन्यूटी रखता है। कितने पॉइंटों पे डिस्कंटिन्यूटी रखता है, ये फाइनाइट पे रख रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो हो गया हमारा कंटिन्यूस तो नहीं होने वाला। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कोई फंक्शन डिस्कंटिन्यूस होता है तो वो हमारा क्या होता है, रीमन हो सकता है। बाउंडेड इंटरवल है तो वो भी रीमन हो सकता है, मगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है इंटरवल के अंदर तो वो क्या होता है, डायरेक्टली हमारा रीमन इंटीग्रल हो जाता है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका रिमेनिंग पोर्शन रह गया, थ्योरम्स रह गई हैं, आई थिंक 18 या 20 थ्योरम्स हैं, उसको हम डायरेक्टली लर्न नहीं करेंगे, हम ग्राफिकल अप्रोच से उसको सोल्व करेंगे। सोल्व ग्राफिकल से करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उस वीडियो के बाद हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल लाएंगे। रीमन इंटीग्रल है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमन इंटीग्रल का कुछ पार्ट इम्प्रॉपर में भी होता है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं 2018 में, 19 में, 20 में बने। आई होप मेरे सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर पसंद और समझ में आ रहे हैं तो कुछ बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स की बेसिक्स से पढ़ने की स्टडी बेसिक्स चाहिए होता है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।